नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोकर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे, जी हाँ, मानव में गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न, है ना। हमारा चैप्टर पूरा हो गया था तो हमने शुरू करना है अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्न में पहले हमारे क्या हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। और आपको क्या करना है, आपको अपना कॉपी पेन लेकर के बैठना है, जिससे कि मेरे साथ साथ आप प्रश्न उत्तर हल करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका, मनुष्य में अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, अलिंगी, है ना। तो अलिंगी गुणसूत्रों की कितनी संख्या होगी, टोटल कितनी होती है, 46, है ना। मुझे पता है आपको याद हो गया है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, लेकिन उसमें अलिंगी कितने होते हैं, 44, क्योंकि बाकी दो कैसे होते हैं, लिंगी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 44। ठीक है ना। ये इस तरह से 22 जोड़ी जो हैं यहाँ तक, ये क्या हैं, हमारे अलिंगी गुणसूत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आने के कारण होती है। तो ये आएगा आपका यहाँ पर डाउन सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ क्या आएगा आपका, डाउन सिंड्रोम। ठीक है ना। बाकी ये टर्नर सिंड्रोम लिंगी गुणसूत्रों के कारण होती है, क्लाइनफेल्टर भी लिंगी गुणसूत्रों के कारण होती है, और ट्रिपल फीमेल भी, है ना, ट्रिपल एक्स हो जाते हैं। तो ट्रिपल एक्स यानी कि लिंगी गुणसूत्र में होते हैं। ठीक है, ये जो है डाउन सिंड्रोम, ये 21वें गुणसूत्र, अलिंगी गुणसूत्र होता है 21वां, है ना। तो 21वें गुणसूत्र के एक ज़्यादा होने के कारण होती है, इसीलिए ये आंसर सही होगा। ठीक है। सामान्य स्त्री व वर्णांध पिता की संतान होगी। अब यहाँ पर क्या है, स्त्री कैसी है, सामान्य, अनइफेक्टेड मदर, और वर्णांध पिता ये है अफेक्टेड फादर, वर्णांध है, यानी इनको कोई ना कोई, आपको बताया गया था कि लाल और हरा रंग जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, वो नहीं देख पाते हैं, है ना। तो क्या होगा इसमें, जो आप अगर इसका क्रॉस करवाते हैं हम जब XY XX से, तो आप देखिए यहाँ पर ये अनइफेक्टेड सन होएगा, ये कैरियर डॉटर होएगी, फिर ये भी कैरियर डॉटर होएगी, और सन कैसा होगा, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, अनइफेक्टेड, यानी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों कैसी होंगी, कैरियर्स, है ना। तो यहाँ पर लड़कियां वाहक किंतु लड़के सामान्य। ठीक, ये आएगा। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो टर्नर सिंड्रोम की बात जब हम करते हैं तब हमने क्या बात की थी, महिला में होता है और लिंगी गुणसूत्रों में होता है। सही कहा आपने, मुझे पता चल रहा है कि आपको समझ आ गया है, याद आ गया है ना। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, जो लिंगी गुणसूत्र है यानी XX है, उसमें से एक X क्या हो जाएगा, नहीं होगा, यानी X0, है ना। तो गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 45। बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 45। निम्न में से कौन सा रोग लिंग संलग्न होता है। तो लिंग संलग्न कौन सा होता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, यानी कि यहाँ पर कौन सा है, हीमोफीलिया। ठीक है, कौन सा है ये, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया से पीड़ित पिता एवं रोग की वाहक माता। अब आप देखिए दोनों चीज़ें हैं, है ना। ये तो फादर हैज़ हीमोफीलिया, है ना, इसको तो क्या है, हीमोफीलिया है, और ये कैसी है, कैरियर है, यानी इसमें ये जो X ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये तो हो गया अफेक्टेड हीमोफीलिया वाला फादर, ये हो गई मदर कैसी, वाहक माता। अब क्या होगा, इनकी संतान कैसी होगी, तो आप ये देखिए ग्रीन ग्रीन कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है। तो यानी 50% चांस ये है कि डॉटर के कैसी होगी, वो हीमोफिलिक होगी। फिर 50% चांस है कि डॉटर जो है वो कैरियर हो, और 50% चांस है कि जो सन है वो क्या होगा, हीमोफीलिया वाला होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर आधे लड़के सामान्य किंतु आधे हीमोफिलिक होंगे, यानी 50% चांस है ना, ये सामान्य है और ये तो 50-50% है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे 50% चांस क्या है आपके। अब ये वाला क्यों नहीं, आधी लड़कियां सामान्य व आधी लड़कियां रोगी नहीं हो सकती, क्योंकि एक लड़की कैसी है, एक तो कैरियर है और एक जो है रोगी है ना, तो ये गलत हो गया। सभी लड़कियां हीमोफिलिक वो भी नहीं है ना, और ये वाला भी नहीं होगा आपका, तो इसका सही उत्तर है आधे लड़के सामान्य और आधे लड़के हीमोफिलिक। ठीक है, जब जीनों का एक समूह संलग्नता दर्शाता है, जब मैंने आपको बताया था, जब हमने संलग्नता वाली बात पढ़ी थी तब हमने उसमें बात की थी कि एक गुणसूत्र पर जब बहुत सारे जीन्स लगे होते हैं और वो पूरे साथ साथ लगे हुए होते हैं और पूरा का पूरा वो समूह जो है अगली पीढ़ी में वंशानुगत होता है, तो वो क्या क्या होता है, उसमें स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता है, क्योंकि उसमें जीन्स अलग अलग नहीं हो पाते हैं, है ना, तो इसमें क्या होगा, स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते हैं। जीन विनिमय जिसके परिणाम स्वरूप उच्च जीवों में आनुवंशिक पुनः संयोजन, आपको ये बताया गया है कि ये इसकी सिस्टर है, इसका सिस्टर क्रोमेटिड है, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होता है, जो ये आनुवंशिक पुनः संयोजन होता है, वो किसके मध्य होता है, नॉन सिस्टर्स, ये इसकी नॉन सिस्टर है ना, इनके मध्य होता है, इनके आपस में इनके मध्य नहीं होगा, क्योंकि ये तो सेम है ना, इनके मध्य भी नहीं होगा, तो ये नॉन सिस्टर्स के मध्य होगा, तो किसी बाइवेलेंट की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य, ये इसका आंसर होगा। फिनाइल कीटोनूरिया रोग में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता है ना, तो कौन सा इसमें, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज का जो है वो नहीं हो पाता है। सिकल सेल एनीमिया होता है। अब सिकल सेल एनीमिया आपको बताया गया था कि जो सिकल सेल एनीमिया है, वैसे जो आपके आरबीसीज होती हैं वो गोल होती हैं, है ना, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, वो सिकल शेप हो जाती हैं, है ना, यानी हंसिया के आकार की हो जाती हैं, इस तरह की हो जाती हैं, है ना। वो क्यों हो जाती हैं, क्योंकि जो ऑटोसोमी जीन है उसके उत्परिवर्तन के कारण, यानी यहाँ पर ये क्या हुआ, इसमें उत्परिवर्तन हो गया, CAG-CTC, तो GTA और CAC, इसमें क्या हो गया, ये उत्परिवर्तन हो गया। इस उत्परिवर्तन के जो फलस्वरूप क्या होता है कि छठा अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल का स्थान जो है उसमें कौन ले लेता है, वैलिन ले लेता है, इसके कारण ऐसा होता है। तो ऑटोसोमी जो जीन है उसमें उत्परिवर्तन के कारण। अब बात करते हैं हम अति लघुतरात्मक प्रश्नों की। तो पहला है इसमें डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो याद करो बच्चों, आपको क्या बताया गया था, आप इसकी आंसरिंग कैसे करेंगे, आप इसकी आंसरिंग में आप चित्र भी बना सकते हैं, है ना। हालांकि ये अति लघुतरात्मक है, बहुत बड़ा इसको नहीं देना है, पर फिर भी अगर आप छोटा सा चित्र बना देंगे और साथ में ये लिख देंगे कि 21वां जो क्रोमोसोम है ना, क्यों इसमें क्या होता है, 21वां जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है, वो त्रिसूत्रता आ जाती है, यानी वो 3 हो जाते हैं, 2 की जगह कैसे हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। अब इससे होने वाला जो बच्चा है वो कैसा होता है, उसका कपाल जो है बहुत बड़ा हो जाता है, गर्दन छोटी होती है, मुंह में, है ना, वैसे मुंह खुला रहता है, उसका जीभ बाहर रहती है, तो असामान्य ऐसा बच्चा होता है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज का क्या कार्य है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज जो है वो एलेनिन को किस में बदलता है, टायरोसिन में अपचयित कर देता है, ठीक है ना, ये इसका कार्य है। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन में किस प्रकार का उत्परिवर्तन होता है, तो अभी जो पहले क्वेश्चन गया था तब भी हमने ये बात की थी कि सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन में एक ऑटोसोमी जीन में उत्परिवर्तन होता है, जिससे कि जो बीटा श्रृंखला है हीमोग्लोबिन की, उसमें छठा एमिनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर क्या बन जाता है, वैलिन, ठीक है, वैलिन ग्लूटामिक के स्थान पर वैलिन में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए सिकल सेल एनीमिया होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र हो सकते हैं, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में याद करिए, मैंने क्या बात बताई थी आपको, ये किन में होता है, ये पुरुषों में होता है ना, और क्या होता है इसमें,
सामान्य मनुष्य में कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ पर 47, 48, 49 तक हो सकते हैं। ठीक है, वो एक्स या वाई क्रोमोसोम्स कोई भी बढ़ सकता है इसमें, जैसे XXY भी हो सकता है, XYY भी हो सकता है, XXYY भी हो सकता है ना। इस तरह से इनकी संख्या जो है वो बढ़ जाती है। जीन विनिमय किस विभाजन में कब होता है? तो जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर कब होता है? अर्धसूत्री विभाजन के पेकाइटिन में, है ना, प्रथम पूर्वावस्था जो है ना, प्रथम विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था, प्रथम की स्थूल सूत्रावस्था जिसे पेकाइटिन भी बोलते हैं, उसमें घटित होता है। ठीक है ना, इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होता है। संलग्न समूह किसे कहते हैं? तो जीन्स के ऊपर जो साथ साथ लगे हुए होते हैं गुणसूत्र पर, एक ही गुणसूत्र पर मौजूद जो जीन साथ साथ लगे होते हैं और अगली वंशागति में भी वो वैसे के वैसे ही साथ जाते हैं, वो क्या कहलाती है? संलग्न समूह कहलाते हैं। हीमोफीलिया क्या होता है? तो हीमोफीलिया जो है, इसमें खून का थक्का नहीं बनता है, यानी खून अगर कभी चोट लग जाए तो खून लगातार बहता रहता है और यहाँ तक कि मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। और ये एक आनुवांशिक रोग है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। आपको बताया गया था कि ये इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया, उसके खानदान में ये रोग पाया जाता है। इसमें रोग किसको होता है? पुरुष को होता है, और स्त्री इसकी क्या होती है? वाहक होती है। तो आपको इसके बारे में पूरी बात लिखनी पड़ेगी। स्त्री और पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो आपको पता है मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना, जिनमें से 22 तो अलिंगी होते हैं और एक लिंगी गुणसूत्र होता है। तो अगर हम इसमें पुरुष की बात करें तो 22 गुणसूत्र एक जैसे हैं, अलिंगी हैं, और जो लिंगी गुणसूत्र होता है उसमें XY होता है। ठीक है, इसी तरह से स्त्री में जब गुणसूत्र की बात करते हैं तो वही 22 तो समान होते हैं अलिंगी, और जो आपका 23वां क्रोमोसोम होता है, 23वां जो जोड़ा है वो कैसा होता है? XX। ठीक है, अब आती है बात लघुतरात्मक प्रश्नों की। तो वर्णांधता किसे कहते हैं? तो जब हमने वर्णांधता की बात की थी तो बताया था कि हरा और लाल रंग जो है उसमें अंतर नहीं कर पाता है जो रोगी होता है ना। इस ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? वर्णांध कहते हैं। अलग अलग तरह के लोगों में अलग अलग तरह की पाई जाती है। कोई ग्रीन येलो को नहीं ग्रीन और ब्लू को नहीं कर पाता है, कोई रेड को नहीं कर पाता है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग कलर ब्लाइंडनेस उपस्थित होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाल हरे रंग की जो ब्लाइंडनेस है वो पाई जाती है। ठीक है, इसमें हरे और लाल रंग में कोई विभेद वो नहीं कर पाते हैं। मनुष्य के X क्रोमोसोम पर क्या होता है? रंगा कोशिकाएं, है ना। रंगा कोशिकाएं बनाने के जीन्स जो होते हैं वो होते हैं कोन। ठीक है, ये जीन रेटिना में जो है रंग विभेद करने वाली कोशिकाओं के बनने पर क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। ठीक है, इस जीन में क्या होता है कि अप्रभावी विकल्पी आ जाता है। तो इससे व्यक्ति में जो होता है कैसा रोग हो जाता है? वर्णांधता का रोग हो जाता है। ठीक है, यह रोग पुरुषों में अधिक होता है क्योंकि पुरुषों में केवल एक X गुणसूत्र होता है, जबकि स्त्रियों में 2 X गुणसूत्र होते हैं, है ना। तो जिससे स्त्री स्वयं इस रोग से पीड़ित नहीं होती, लेकिन एक वाहक की भूमिका निभाती है। जैसे अगर अनइफेक्टेड फादर है और कैरियर मदर है तो अनइफेक्टेड सन्स होंगे, एक अनइफेक्टेड डॉटर होएगी। 50-50% चांसेस होंगे कैरियर डॉटर के और अफेक्टेड सन होने के। ठीक है, वर्णांधता की वाहक माता। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से देखिए, वाहक माता का है कैरियर माता और सामान्य पिता। ठीक है, अगर इनमें क्रॉस होता है तो संतान में क्या होगा? तो ये तो अनइफेक्टेड फादर है, ठीक है, और ये कैरियर मदर है। वाहक बोला है ना, वाहक माता, कैरियर माता। ठीक है, जब इनका क्रॉस कराया गया तो देखा अनइफेक्टेड सन, मतलब 50% कैसे होंगे बच्चे? 50% लड़के अगर होते हैं तो वो 50% अफेक्टेड होंगे यानी वर्णांध होंगे, और 50% कैसे होंगे? सही हो सकते हैं। और
लड़की कैसी होगी, अगर पुत्री होती है तो 50% अनअफेक्टेड होएगी, कुछ मतलब वो बिल्कुल सही होगी, और 50% कैसी होगी, जो कैरियर डॉटर होगी, यानी ये भी कैसी होगी, अगर इसकी भी शादी किसी सामान्य पुरुष से होती है तो आगे आने वाला भी इसी तरह से पीढ़ी जो है इसी तरह से बनेगी। समझ आई आपको ये वाली बात, है ना? 50% का रेशो रहेगा, ठीक है। इसको इस तरह से आप बना करके और बाकायदा लिखेंगे जब आपके प्रश्न ये पूछा जाए, क्योंकि ये लघुतरात्मक प्रश्न है तो इसमें आपको रेखाचित्र देना पड़ेगा, है ना? तो ज़्यादा ठीक रहेगा और समझ में भी जल्दी आता है रेखाचित्र से, है ना? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप ये रेखाचित्र बना सकते हैं, XY XX, ये कैरियर मदर है, वाहक मदर, ठीक है। और इससे क्या होगा, 2 सन है तो एक तो क्या होगा, 50% ही हो गया ना, 2 है तो 2 में से एक अगर अनइफेक्टेड है और एक अफेक्टेड है, 50%। ऐसे ही डॉटर का होगा कि एक जो है अनइफेक्टेड है और एक कैरियर डॉटर है, ठीक। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? जी हाँ, महिलाओं में होता है। कौन सा गुणसूत्र? लिंगी गुणसूत्र XX, उसमें से एक नहीं होता, यानी एक ही X क्रोमोसोम होता है ना? तो यानी कि 46 की जगह कितने गुणसूत्र रह गए महिला में? 45 रह गए। बिल्कुल सही, अब आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो गया है, मुझे समझ आ गई, ठीक है। तो इन स्त्रियों की लंबाई कम होती है और इनका लैंगिक विकास भी बहुत देरी से होता है, ठीक है। ये स्त्रियां बांझ होती हैं, मतलब ये संतान पैदा नहीं कर सकती, और 3000 जन्म पर एक टर्नर सिंड्रोम वाली लड़की पैदा होती है। मंदबुद्धि होती हैं, इनके जो गर्दन पर क्या होता है, जालनुमा त्वचा होती है और अपूर्ण विकसित स्तन होते हैं। ये इनके लक्षण होते हैं। बेटसन और पुनेट के प्रयोग को समझाइए। तो आपको बताया गया था, बेटसन और पुनेट ने किस पर बात की, किस पर काम किया था? मीठी मटर पर। आपको याद है ना? ये चित्र आप देख रहे हैं ना, मीठी मटर का हमने आपको बताया था, है ना? और इसका क्या नाम था, वैज्ञानिक नाम? लेथाइरस ओडोरेटस, ठीक है ना? तो इस पर उन्होंने क्या काम किया था? इस पर उन्होंने ये काम किया था कि उन्होंने नीले पुष्प लिए थे और लंबे परागकण, और दूसरा क्या लिया था? लाल पुष्प और राउंड परागकण। उन दोनों को जब क्रॉस कराया था तो पहली पीढ़ी में क्या आए थे? पहली पीढ़ी में नीले पुष्प और लंबे परागकण वाले आए थे, है ना? फिर उनका टेस्ट क्रॉस जब कराया था, यानी कि रेड वाले से, रेड और राउंड परागकण वाले से, तो आना क्या चाहिए था? 1:1:1:1, लेकिन आया क्या? 7:1:1:7, है ना? तो यानी कि जो पौधे बने वो अपने पैतृक लक्षणों वाले ज़्यादा थे, है ना? पैतृक संयोग वाले ज़्यादा थे। तो इससे उन्होंने ये बताया कि वो स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये बात बताई थी, है ना? इसका अर्थ ये हुआ कि ये स्वतंत्र अपव्यूहन का अनुसरण नहीं करते, इसके बदले इनकी साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है। तो संलग्नता के बारे में इन्होंने बात बताई थी। तो आपको सारी चीज़ लिखनी पड़ेगी, आपको जो है क्रॉसिंग ओवर पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं आगे 5वां प्रश्न, सहलग्नता के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो सहलग्नता 2 प्रकार की होती है, अपूर्ण सहलग्नता और पूर्ण सहलग्नता। तो पूर्ण सहलग्नता की जब हम बात करते हैं तो पूर्ण सहलग्नता का क्या मतलब है कि वो जीन्स इतने पास पास लगे हुए होते हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता, वो एज इट इज़ ही अगली वंशागति में, अगली संतान में वो चले जाते हैं। और लक्षण कैसे होते हैं? पैतृक लक्षण ही उनमें उपस्थित होते हैं, ठीक है ना? ये प्राकृतिक रूप से बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। इस संलग्नता का जो मुख्य उदाहरण है ड्रोसोफिला और अन्य कीट हैं यहाँ पर, है ना? आपको बताया गया था कि एक स्लेटी रंग और अल्प विकसित पंख वाली मक्खी का जब क्रॉस कराते हैं तो किससे? काले शरीर और लंबे पंख वाली मक्खी से, ठीक है ना? तो F1 पीढ़ी में क्या बनते हैं? स्लेटी रंग और लंबे पंख वाले। अब उसका जब मादा से कराया जाता है जो कि अप्रभावी है, ठीक है, तो ये देखा कि F2 पीढ़ी में कैसे बने?
50% तो बने बिल्कुल अपने पैतृक संयोग वाले बने, है ना। 50% जो है वो बने ग्रे और अल्पविकसित वाले, और 50% ही कैसे बने, ब्लैक वाले और लंबे पंख वाले, ठीक है ना। तो ये बात क्या है, ये पूर्ण संलग्नता वाली बात थी। फिर अपूर्ण संलग्नता की जब हमने बात की, तब इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है ना। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र एक बिंदु से टूट जाता है और इसी बिंदु पर विनिमय हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, ठीक है ना। मक्का के लिए इसका हमने प्रयोग किया था, और मक्का में जब हमने देखा था कि ये कलरफुल सीड्स लिए थे और यहाँ पर हमने कलरलेस और संकुचित लिए थे, है ना। तो जब इनका हमने क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में क्या आए, F1 पीढ़ी में आए कलर्ड और फुल सीडेड, ठीक है। फिर इसका जब हमने टेस्ट क्रॉस कराया इसके साथ, तब हमने देखा कि कुछ परसेंट जो थे वो कैसे आए थे, कुछ परसेंट जो है नए कॉम्बिनेशंस भी आए थे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, अपूर्ण संलग्नता हुई, यहाँ पर वो पूर्ण संलग्नता नहीं हुई, यानी टोटल पैतृक वाले नहीं बन करके दो और नए रिकॉम्बिनेंट्स भी बने, ठीक है। तो अपूर्ण संलग्नता उन्हीं स्थितियों में संभव होती है जब संलग्न जीन युग्म बनते समय गुणसूत्रों के टूटने के कारण अलग अलग हो जाते हैं और इन टुकड़ों के विनिमय के फलस्वरूप नए जो है वो युग्मक में पहुंचते हैं, ठीक है। इसमें संलग्नता जीन एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं। लोकाई पर लगे हुए ये जीन एक वंश से दूसरे वंश में पहुंचते हैं, लेकिन ये जीन जो संलग्न नहीं है एक दूसरे से क्या होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं, तभी वो टूट सकते हैं, ठीक है। लिंग संलग्न लक्षण किसे कहते हैं एवं उनकी वंशागति समझाइए। लिंग संलग्न नाम से आपको समझ आ रहा है ना। यानी कि वैज्ञानिकों के अनुसार ये पता चला, पहले वो ये मानते थे कि अलिंगी गुणसूत्रों में ही जो है इस तरह की वंशागति पाई जाती है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लिंग गुणसूत्र पर भी कई ऐसे लक्षण होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जो है वो चले जाते हैं, जो विभिन्न शारीरिक लक्षणों के विशेषकों को अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, उन्होंने देखा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जाते हैं, ठीक है, वो लिंग संलग्न कहलाते हैं। तो एक्स गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन पुरुष तथा स्त्री दोनों में अभिव्यक्त हो सकते हैं, क्योंकि पुरुष के पास भी एक्स होता है और स्त्री के पास तो XX होता ही है, ठीक है ना। अतः इन जीनों की अभिव्यक्ति को आड़ी तिरछी या क्रिस क्रॉस आनुवंशिकी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे क्या थे, ये लघुतरात्मक प्रश्न थे हमारे, ठीक है। और अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे निबंधात्मक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।